मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी, तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि आंखों से अंधी थी। मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे हैं वो एक नाकाबिले यकीन वाली बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मेरे दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगी थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से पसीना साफ किया और डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिन से माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी जी मचलाने लगता था। मुझे लगा कि इनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए इन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़ी राजदारी से ये खबर डॉक्टर ने सुनाई, क्योंकि इस उम्र में औरत कम ही प्रेग्नेंट होती हैं। मैं माँ का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे घर में बस 3 मर्द थे, मेरा पति, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो किचन में रखी टेबल पर बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर न मेरे पति होते थे और न ही मेरा देवर, ससुर होते थे। मेरे पति मयंक की माँ के देहांत को 5 साल बीत गए थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे घनिष्ठ होने की कोशिश की थी और ना ही कभी मेरी माँ से। मेरे पापा को मरे हुए 2 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी की एक शर्त रखी थी कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो अंधी थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इसके घर बहू के साथ इसकी माँ भी आकर रहने लगी। इसलिए जो लोग मेरे साथ शादी पर राजी हुए, उनके घर कोई औरत भी नहीं थी। बस 3 मर्द ही थे और एक इनके बाप और मेरे पति और उसका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर ससुराल पहुंची तो माँ के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत भी करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था, इसलिए ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों पर शक करती। लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर ये बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर कर दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो माँ को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे खबर सुनाती, इनका तो शायद ये सुनकर बीपी ही हाई हो जाता। वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में उनके साथ बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप होकर बैठी हो? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। हाँ, कुछ नहीं माँ, डॉक्टर ने दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम करें। ये कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करने लगी। मेरा दिमाग अपनी माँ की तरफ ही था। वो आंखों से नहीं देख सकती थी, पर महसूस तो कर सकती थी ना कि कोई उनके करीब आता है। कौन हो सकता है? मेरा ससुर या फिर मेरा देवर? मेरे दिमाग की नसें खिंचने लगी थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था। मुझे कोई भी राज सच्चाई नहीं दे रहा था। क्या करूं? किससे बात करूं? पति अपने बाप और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगी, और माँ से कैसे बात करूं? कैसे बताऊं उन्हें? जब मयंक ऑफिस से वापस आए, मेरे लिए गुलाब के फूल और गजरे लाए थे, लेकिन मैं मुस्कुरा भी ना सकी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी थी। मुझे चुप देखकर मयंक मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती?
मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर दवाई ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट अलमारी में छुपा दी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब मयंक कमरे से आए तो मैंने कहा, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं माँ के साथ सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। मयंक सचमुच बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी मेरी माँ के मामले में सख्ती नहीं करती थी। मैं माँ के साथ जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी बुदबुदाहट सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गई। इसका मतलब कोई रात को मेरी माँ के पास आता है। मैं पूरी रात सो नहीं सकी थी। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद मयंक और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा, रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे तो होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मुझे पहला शक मेरे ससुर पर ही हुआ था। घर में हर वक्त वो ही मौजूद रहते थे। दूसरी तरफ कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता था, क्योंकि वो रात तक जागता था। उसके कमरे से टीवी की आवाज़ें आ रही होती थी। एक बार मुझे वो कहने भी लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। आपकी माँ बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ की बजाय वो आपकी बड़ी बहन लगती हैं। ये बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिन में कही थी। मैंने भी हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब दिमाग में ऐसी आग सी लग गई थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त सी थी कि कोई मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस तो होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किया जा रहा है, लेकिन वो नींद में होती थी। मेरे लिए ये बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी थी। शर्म नहीं आती उस शख्स को कि एक अंधी बीमार औरत को हवस का निशाना बनाती हुई। मेरी बेबसी ये थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। मयंक लाख अच्छे ही सही, लेकिन अपने बाप के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे, ना ही मानेंगे, क्योंकि जितनी वो मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वो अपने बाप की भी इज्जत करते थे। जबकि मेरे ससुर भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर मेरी माँ को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वो शराफत की आड़ में कर रहे थे वो बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा था। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम कर रही होती थी तो माँ मेरे साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूँ। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती, और जब उनके कमरे की सफाई कर कर आती तो किचन में अपने लिए वो चाय बना रहे होते थे। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होंगी, इसलिए मैंने चाय खुद ही बना ली। तो मुझे मुस्कुराकर देखकर वो अपना कप उठाकर किचन से बाहर निकल जाते थे। उस वक्त मुझे ये बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार वो बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए और मुझे पकड़ा दिया। कहने लगे, तुम्हारी माँ बहुत कमज़ोर होती जा रही है, तुम शायद झिझक की वजह से इनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए ये सेब इन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे यही लगा था कि मेरी माँ का ख्याल कर रहे हैं। वो मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं, मुझे वो सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ इस उम्र में एक बहुत बड़ी कष्ट में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ जिससे वो अनजान थी। मैं कैसे अपनी माँ को ये सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वो सह नहीं सकती थी, ना भी बताती तो भी ये बात कौन सी छुप सकती थी। मैं अब तक चुप थी, लेकिन अपने अंदर किस तकलीफ और दुख से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। अब मैं रोज़ मयंक से बहाना बनाती थी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उस शख्स का इंतज़ार रहता था जो मेरी माँ को कष्ट देने का वजह बन रहा था। कुछ दिन तो मयंक चुप रहे, लेकिन मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकवे साफ साफ नज़र आ रहे थे। हमारी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वो ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वो कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते थे। लेकिन मैं खुद जिस तकलीफ से गुजर रही थी, मुझे मयंक की इस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था। और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती थी। रात को मैं मयंक के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगी। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से घूर कर बोले कि तुम बस अपनी माँ की देखभाल किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वो ही अहम है।
उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ता मैं कैसे बनाती? नाश्ता किए बगैर ही वो ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर मयंक का रवैया देखकर दिल भर गया था। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी थी। रात को मयंक का मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाना पूछा नहीं। मयंक से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, मगर वो कहने लगे, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझना चाहिए पूरे दिन में तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन अगली सुबह माँ कहने लगी, कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम नहीं होती हो तो वो आता है, और वो रात मेरे लिए कष्ट भरी होती है। माँ मेरे साथ लगकर रोने लगी थी। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो वो ये सब कर रहा था? ना मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई अपना, जिस पर भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती और वो आंखों से देख सकती। तब भी मैं उनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती। लेकिन वो एक मजबूर सी औरत थी। मैं भी इसी उलझन से नहीं निकली थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, कि एक बार मुझे माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बड़बड़ाकर उठी। मैंने बराबर में देखा तो मयंक भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर मेरी माँ के कमरे में था और माँ चिल्ला रही थी। अंधेपन की वजह से दाएं बाएं हाथ हिला रही थी, जैसे किसी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। मेरे देवर मेरी माँ के बेड पर जरा दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर सहम भरी नजरों से देख रहा था। मुझे तो अपनी माँ के कमरे में उसे देखकर बड़ा अजीब सा डर लगा। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झिझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? उसकी तो रंगती ही उड़ गई थी। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हो? मैं तो आपकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हो तुम। रोज मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहाँ पहुँच गए थे। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़वा रहा था। मेरा पति भी मेरे पास आ गया। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से से भड़क गया था। कहने लगा, आपकी माँ मेरी माँ की जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। अभी मैं इनसे पूछ ही रहा था कि इन्हें क्या हुआ है कि आप आ गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे, तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर तुम चिल्ला रही हो। आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं मयंक की बात को नज़रअंदाज करके कहने लगी, मोहित ये अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके इनके साथ। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि एक थप्पड़ मेरे मुंह पर बहुत जोर से लगा। मैं दूर जाकर गिरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर इससे भी ज़्यादा गुस्से में थे। कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर अपने घर में रखा है, और ये है कि एहसान फरोमश बनकर मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे मयंक ने कहा कि मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती है, मैं इनका कहीं और इंतज़ाम कर दूंगा। मैं पहले ही बहुत परेशान थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी होते ही किराए पर दे दिया था, और इतनी जल्दी वो खाली भी नहीं हो सकता था। मैं इस कदर परेशान थी कि चकराकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मयंक मेरे पास ही खड़े थे। डॉक्टर मयंक को मेरा ख्याल रखने की सलाह दे रहे थे। वो बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप खत्म होते ही वो मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया। खुद भी मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ाम न करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी, और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हें वहाँ ले जाकर सुनने को मिली, मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात किसी बेजान लाश की तरह बैठी सुन रही थी। मेरे लिए ये खबर कि मैं उम्मीद से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं अपनी तकलीफ के हाथों थक चुकी थी। मयंक की बात अभी भी जारी थी। कहने लगे, देखो प्रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे बाप ने हमें औरत की इज्जत और आदर करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने मोहित पर लगाया है वो बहुत ही बेहुदा है।
बेहतर यही है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पापा बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो ये सोचकर हैरत है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट मयंक के सामने रख दी और रोने लग गई। एक झटका तो उन्हें भी लगा था। वो बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे थे। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। मयंक, मेरी माँ कुछ माह से यहाँ मेरे साथ इसी घर में रह रही है और रात को कोई इन्हें नशे की दवा सुंघाकर बेहोश कर देता था। अब आप ही बताओ कि मैं किस पर शक करूं। मुझे मोहित से माफ़ी मांगने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपना घर बचाने के लिए मोहित से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूंगी। लेकिन मुझे बताओ कि जिस कष्ट से मैं और मेरी माँ गुजर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति हैं, मेरे रक्षक हैं। आपकी शराफत की गवाही मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूं? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी असुरक्षित कैसे हो गई? इसका कौन कसूरवार है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भी भरम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दें। सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो ये भी बता दें कि उसे क्या सज़ा दी जाएगी। मेरा लहजा थोड़ा सख्त सा हो गया था। मयंक ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों के बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश ही उड़ गए थे। डीएनए के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। मैं ये भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन मयंक मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे और अब तो मैं असमंजस में पड़ गई थी कि कौन था जो मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर रहा था। मयंक ने मेरी माँ के कमरे में एक कैमरा लगा दिया और जैसे एक शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, मयंक मेरी माँ के कमरे में चली गई और उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब नकाब उतारा तो हम हैरान रह गए। वो तो हमारी गली का फकीर था। माँ के कमरे की खिड़की पीछे की तरफ खुलती थी। वहाँ एक गली थी। वो फकीर वहीं से अंदर आता था। मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उनके साथ गलत काम करता था। मयंक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। फिर ये सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।